हार मानने से पहले उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के लगता नहीं कि ये कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में, लेकिन वही व्यक्ति आगे चलकर वो सारी चीज़ें कर लेता है जिससे लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि ये कुछ कर पाएगा। तो आप जो है अपने आप को कम मत आंकिए, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आपने सोचा है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 24 मई के करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहेगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के PDF के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और एक खास बात देखिए, जो हमारा फेसबुक पेज है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना शुरू की। देखिए वात्सल्य योजना को शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है तीरथ सिंह रावत, ठीक है। इन्होंने भी हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है। देखिए ये जो आपकी वात्सल योजना ये है क्या चीज़, इसको हम पूरे डिटेल में जान लेते हैं ताकि इसका आप लाभ ले सकें अगर आप उत्तराखंड में हैं। देखिए जो आपकी वात्सल योजना है, इस योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है। और इस योजना के तहत जो अनाथ बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको उत्तराखंड की सरकार 21 वर्ष की आयु पूरा होने तक जो है इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। और देखिए जो आपकी ये वात्सल्य योजना है, तो इसके अंतर्गत राज्य के यानी कि उत्तराखंड के ऐसे अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। यानी कि जब तक ये जो है 21 वर्ष की उम्र पूरा नहीं कर लेते हैं, इनको 3,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता मिलेगा। और इसके अलावा उत्तराखंड की सरकार इन अनाथों की पैतृक संपत्ति के लिए कानून भी बनाएगी, जिसमें किसी भी जो अनाथ बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको जो है अपनी पैतृक संपत्ति को वयस्क होने तक बेचने का अधिकार नहीं होगा। ये जिम्मेदारी संबंधित जिले के जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी कि इनकी कोई जो जितनी भी संपत्तियां हैं, ठीक है, तो जब तक ये 21 वर्ष के ना हो जाएं इसको कोई भी बेच नहीं सकता है। तो ये बहुत बढ़िया किया है उत्तराखंड की सरकार ने इस वात्सल्य योजना के अंतर्गत। इसको याद रखिएगा, ये सारी चीज़ जो है, जो भी अनाथ बच्चे आपके अगल बगल में देखें उनको इस वात्सल्य योजना के तहत जो है ये 3,000 रुपये प्रति माह का गुजारा भत्ता जो है इसको दिलाने की आप कोशिश कीजिएगा। देखिए किसी की मदद करना जो है ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, ठीक है। आप किसी भी तीर्थ यात्रा पर मत जाइए, ना हट जाइए, ना 4 धाम की यात्रा कीजिए, बस लोगों की मदद कीजिए, वही चारों धाम है, ठीक है। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में कौन दोबारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने। तो देखिए नरेंद्र बत्रा जो है ये दोबारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की 47वीं कांग्रेस का यानी कि 47वीं बैठक का आयोजन किया गया था और इस दौरान भारत के नरेंद्र बत्रा ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। देखिए अब जो है नरेंद्र बत्रा 2024 तक जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने रहेंगे। तो अगर 2024 तक किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो एक ही नारा, एक ही नाम, नरेंद्र बत्रा याद रखिएगा। देखिए गौरतलब की वर्तमान में नरेंद्र बत्रा जो ये भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। और नरेंद्र बत्रा जो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी है, यानी कि 3 पद ये संभाल रहे हैं वर्तमान में। और आपको बता दूं जो आपके नरेंद्र बत्रा हैं, जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में बेल्जियम के मार्क कार्डरन को केवल 2 वोटों के मामूली अंतर से हराकर ये पद हासिल किया दोबारा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो आपका है, तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को फ्रांस की पेरिस में की गई थी और इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। तीसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो देखिए हिट कोविड एप्लीकेशन को बिहार की सरकार ने लॉन्च किया है, किस लिए, जितने भी कोरोना पेशेंट हैं उनकी नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए। और जो आपका ये एप्लीकेशन है ये कैसे काम करेगा, जितने भी लोग बिहार के हैं उनको ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। ये ऐप क्या चाहिए ताकि आप ही इंस्टॉल करके इसका लाभ ले सकें। देखिए जो आपका हिट कोविड ऐप है इसमें HIT यानी कि हिट का मतलब क्या है, हिट का मतलब है होम आइसोलेशन ट्रैक, ठीक है। तो इस पूरा क्या नाम हो गया इस एप्लीकेशन का,
होम आइसोलेशन ट्रैक कोविड एप्लीकेशन, यानी कि हिट कोविड एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जो है ये होम आइसोलेटेड मरीजों की नियमित निगरानी में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करेगा। होम आइसोलेशन मतलब घर पर ही एक अलग कमरे में खुद को बंद कर लीजिए और किसी के संपर्क में मत आइए, ठीक है, इसको होम आइसोलेशन कहते हैं हम। देखिए जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे बिहार में, ये प्रतिदिन जो है जो होम आइसोलेटेड मरीज हैं उनका दौरा करेंगे, उनका तापमान और ऑक्सीजन स्तर नापने के बाद वो जो है इस एप्लीकेशन में डाटा फिट करेंगे जिसका नाम क्या है, हिट कोविड ऐप। और इन आंकड़ों की जिला स्तर पर जो है निगरानी की जाएगी और यदि ऑक्सीजन का स्तर 94 से नीचे है तो रोगी को जो है उचित उपचार के लिए नज़दीकी समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च की। तो देखिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। और आपको बता दूं अभी हाल ही में कोविड-19 रोगियों का इलाज करते हुए महाराष्ट्र में जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है इसकी डिमांड बढ़ गई है। आपने देखा होगा बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे जिलों में जो है ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो देखिए वर्तमान में महाराष्ट्र की सरकार ने सोचा कि ये जो है कमी ना होनी पाए, तो वर्तमान में महाराष्ट्र की जो ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता ये कितनी है, 1300 मीट्रिक टन प्रतिदिन। तो इसलिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने प्रतिदिन 3000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र की बात कर लेते थे कि महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है, 11.42 करोड़। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। और ये आपका इंडिया का मैप खुला हुआ है, महाराष्ट्र की लोकेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र जो है ये गुजरात के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका और गोवा के साथ में अपनी सीमाएं बनाता है। पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने वहां की संसद को भंग कर दिया। तो देखिए विद्या देवी भंडारी जो है ये नेपाल की राष्ट्रपति हैं और इन्होंने नेपाल की संसद को हाल ही में भंग कर दिया। देखिए आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि नेपाल की संसद भंग हुई थी और उसके बाद फिर जो है वहाँ पे विश्वास मत जो है हासिल करने के लिए वोटिंग हुई थी जिसमें केपी शर्मा ओली को विश्वास मत मिला था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि केपी शर्मा ओली को मौका दिया गया कि भैया तुम आके जो है बहुमत सिद्ध करो कि तुम्हारे पास संसद में बहुमत है। लेकिन जो केपी शर्मा ओली हैं इसके बाद फिर जो है और ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और विपक्षी नेता जो थे शेर बहादुर देवा ये भी संसद में बहुमत साबित करने में असफल है। तो इसीलिए जब कोई भी पार्टी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई तो संसद को भंग कर दिया गया और फिर से जो है चुनाव करा जाएगा जल्द ही। छठवां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को कितनी धनराशि अधिशेष सरप्लस हस्तांतरित करने के लिए जो है मंजूरी दी। तो देखिए अधिशेष यानी कि सरप्लस के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार को कितना देगा, 99,122 करोड़ रुपए, इसको याद रखिएगा। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये निर्णय जो है यानी कि ये 99,122 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देने का निर्णय जो है ये सेंट्रल बोर्ड की 589वीं बैठक में लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी। आज थोड़ा सा हम भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ विशेष चीज़ें जानेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए आपको बता दूं भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक को जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये हुआ था 1949 में, ठीक है। और 1 जनवरी 1949 से आरबीआई ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। देखिए ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। देखिए होता नहीं है कि दूध से डायरेक्ट दूध पियेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको पचाने में टाइम लगता है। लेकिन अगर दूध से हम अलग मक्खन कर दें तो मक्खन आप डायरेक्ट ब्रेड पर लगा के खचाक दे खा के किनारे कर देंगे, खचाक दे खाएँ या जो भी तरीके से हो।
तो जैसे भी आप खाते हैं, तो इसीलिए मैं ये मक्खन देता हूँ बिल्कुल आपको, डायरेक्ट लीजिए, ब्रेड पे लगाइए, खाइए, एग्जाम दीजिए और नौकरी पाइए। 7वां प्रश्न हमारा है कि महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी का खिताब किसने जीता। देखिए कुछ कंजूस लोग हैं वो वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो पहले कंजूसों वीडियो को लाइक करो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीता। देखिए महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी जो है एक फुटबॉल कंपटीशन है और इसको जीता है बार्सिलोना महिला टीम ने। देखिए जो बार्सिलोना महिला टीम है इसने चेल्सी महिला टीम को हराकर पहली बार इस महिला चैंपियंस लीग को जीता है, यानी कि महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी को जीता है। देखिए बार्सिलोना महिला चैंपियंस लीग जीतने वाली ये पहली स्पेनिश टीम है, यानी कि स्पेन की ये टीम है बार्सिलोना महिला, इसने पहली बार इस चैंपियनशिप को जीता है। और देखिए बार्सिलोना पुरुष और बार्सिलोना महिला दोनों चैंपियंस लीग जीतने वाले पहले क्लब बन गए हैं, यानी कि इसकी जो फीमेल और मेल दोनों टीम थी बार्सिलोना की, इसने दोनों ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। और आपको बता दूं ये जो है महिलाओं के फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा जीत का अंतर था, जो ये भी जीता है बार्सिलोना ने, ठीक है, चेल्सी को हराकर। 8वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने व्यक्तियों के लिए आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का नियत तारीख जो है इसको कब तक कर दिया है। तो देखिए ये तारीख बन गई है 30 सितंबर 2021। 30 सितंबर 2021 तक जो है अपना आप आयकर रिटर्न जो है यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है ये दाखिल कर सकते हैं। देखिए पहले ये समय सीमा 31 जुलाई 2021 थी, लेकिन 2 महीने फिर बढ़ा के इसको 30 सितंबर 2021 जो है कर दिया गया है। तो 30 सितंबर 2021 तक जो है आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसको दाखिल कर सकते हैं। 9वां प्रश्न की माइक्रोसॉफ्ट का प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर जो है ये किस तिथि को बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है ये 15 जून 2022 को जो है बंद कर दिया जाएगा, यानी कि अगले साल ये 15 जून को बंद हो जाएगा। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक समय इसका जमाना हुआ करता था। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर कभी सबसे व्यापक रूप से 2003 तक जो है 95% उपयोग हिस्सेदारी के साथ इस्तेमाल किए जाने वाला वेब ब्राउज़र था, यानी कि जितने भी ब्राउज़र थे तो उनमें सबसे ज़्यादा यानी कि 95% यूज उस समय इसी का होता था 2003 तक। लेकिन उसके बाद बहुत सारे चेंजेज हुए। देखिए फायरफॉक्स 2004 में जब लॉन्च हुआ, गूगल क्रोम 2008 में लॉन्च हुआ और इसके साथ साथ एंड्रॉयड और iOS जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जब लॉन्च हो गए तो इनकी लोकप्रियता बढ़ गई। और जो आपका इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर था ये जो है सपोर्ट नहीं करता था, यानी कि समर्थन नहीं करता था, इसलिए जो है इसका इस्तेमाल कम होने लगा और सबसे ज़्यादा इस समय गूगल क्रोम यूज़ हो रहा है। ठीक है, गूगल क्रोम में स्पीड अच्छी मिलती है और बढ़िया फास्ट जो है ब्राउजिंग आप उस पर कर सकते हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने कहा चलो यार इसको बंद ही कर देते हैं जब इसका यूज ही नहीं हो रहा है, नुकसान में जा रहा है कंपनी। 10वां प्रश्न की किस राज्य ने अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी एप्लीकेशन लॉन्च किया। देखिए आज मैंने जितने भी एप्लीकेशन वगैरह बताए हैं सबको नोट करते रहिएगा और योजनाओं को भी। देखिए अमृत वाहिनी एप्लीकेशन को झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। देखिए जो अमृत वाहिनी एप्लीकेशन है इससे जो झारखंड की राज्य सरकार है ये कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करा सकेगी। हालांकि अमृत वाहिनी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से कोई भी अस्पताल के बेड की उपलब्धता के बारे में सभी जानकारी भी प्राप्त कर सकता है, यानी कि आप अमृत वाहिनी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अगर आप झारखंड से हैं। इसमें आपको जो है किसी भी अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं इसकी जानकारी मिल जाएगी। आप घर बैठे ही जो है वहाँ पे बेड की बुकिंग कर सकते हैं और जब आप उस बेड की बुकिंग कर लेंगे तो 2 घंटे तक आपका वेट किया जाएगा कि भैया ये आपका बेड है, आप आइए इस पर अपने मरीज को लिटा दीजिए। तो 2 घंटे के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, आप आते हैं ठीक है, नहीं तो 2 घंटे बाद किसी और के नाम से उसकी बुकिंग कर दी जाएगी। तो झारखंड में अगर आप हैं तो अमृत वाहिनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसका यूज़ कीजिए, लोगों को बताइए कोरोना पेशेंट को, ताकि उनकी मदद हो सके। तो किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये कब मनाता है बताइए। दूसरा कि हाल ही में कितने सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया बताइए। तीसरा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान किसने प्राप्त किया बताइए।
चौथा है कि भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत किस तिथि को सेवा मुक्त कर दिया गया, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किसने एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जिसका नाम है डीप कोवन विकसित किया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में कौन दोबारा केरल के मुख्यमंत्री बने। तो देखिए केरल के दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं पिनराई विजयन जी। दूसरा प्रश्न था कि आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए इसको हम 21 मई को मनाते हैं। तीसरा था कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो देखिए इनका नाम है जस्टिस संजय यादव। चौथा था कि हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की। तो देखिए इसका नाम कोविसेल्फ है। और पांचवा था कि श्रीलंका दौरे के लिए किसे भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो देखिए राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।